गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। गैलेक्सी लिटरेरी स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम और आप एक पोइम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है मेमोरियल वर्सेस। अप्रैल 1850 में लिखी गई थी और यह एक ट्रिब्यूट है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए और मैथ्यू अर्नाल्ड का। तो मैथ्यू अर्नाल्ड जिनका जन्म 24 दिसंबर 1822 में ललेहम में एक गांव है जो कि 10 मील दूर है लंदन से, हुआ था 1822 में। और इनके पिता जो थे थॉमस अर्नोल्ड और माता का नाम था मैरी पेनरोज। इनके पिता जो थे हेडमास्टर थे रग्बी स्कूल के और वहीं से इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की थी। रग्बी स्कूल ललेहम से ही इनकी प्राथमिक शिक्षा भी हुई थी। मैथ्यू अर्नोल्ड विक्टोरियन एज के पोइट हैं और ये इनकी जो विशेषता ये है, एक हर एक कवि की एक पोइट की विशेषता होती है जिसके लिए वो जाना जाता है। तो ये एक मेलांकली पोइट कहे जाते हैं। मेलांकली नोट इनकी पोइट्री में दिखता है। हालांकि ये जो पोएम है जिसका नाम है मेमोरियल वर्सेस, एक मेलांकली जैसे कि दुख तो है लेकिन दुख के साथ इसमें ट्रिब्यूट है, ना कि इलेजिक नहीं है बल्कि एक ट्रिब्यूट के रूप में लिखी गई है। तो इसको इलेजिक ना कह करके ट्रिब्यूटरी पोएम कहेंगे। किसी की मृत्यु पर अभिवादन के शब्द, कृतज्ञता व्यक्त करना, ये ऐसी पोएम है। तो कुछ रेफरेंस भी दिए हैं, कुछ कंपैरिजन भी किए हैं कि किस तरह से विलियम बर्थ की मृत्यु एक बहुत बड़ा नुकसान था, क्षति थी, ए ग्रेट लॉस फॉर द कंट्री, फॉर द वर्ल्ड। यह बताना चाह रहे हैं इस पोएम के द्वारा। कितने महान थे, कितने फेमस थे, कितने इम्पोर्टेंस रखते थे पोइट्री में, इन सारी चीज़ों को इस पोएम के द्वारा उन्होंने बताया है। तो वर्ड्सवर्थ के साथ ही एक पोइट थे जर्मनी के जिनका नाम था गोथ, जिनका पूरा नाम है जोहान वोल्फगैंग वॉन गोथ, जिनका जन्म हुआ था 1749 में और जिनकी मृत्यु हुई थी 1832 में। तो गोथ की मृत्यु 1832 में हुई थी, 1749 में इनका जन्म हुआ था। वो जर्मनी के पोइट थे, फिलोसफर थे। उनके बारे में बताया है और बायरन के बारे में भी बताया है जो कि इंग्लिश पोइट ही हैं। उनके बारे में भी, उनकी मृत्यु को भी एक बड़ा नुकसान, एक ग्रेट लॉस बताया है देश के लिए। तो उनका रेफरेंस दे करके यहाँ पे बाद में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बहुत कुछ कहा है, उसको देखते हैं। गोथ इन वेइमर स्लीप्स एंड ग्रीस long since saw Byron's struggle siege, but one such death remained to come. The last poetic voice is dumb, we stand today by Wordsworth Tom. कहना चाह रहे हैं गोथ जो थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी और मृत्यु के बाद उनकी डेड बॉडी को दफनाया गया था, वेइमर का चर्च यार्ड है वहाँ। तो जो गोथ हैं जर्मनी के फिलोसफर हैं, पोइट थे जर्मनी के, वो सो रहे हैं। गोथ इज इन वेइमर स्लीप्स, गोथ जो है वेइमर में स्लीप, सो रहे हैं, कि डेड बॉडी वहाँ दफनाई गई है। एंड ग्रीस लॉन्ग सिंस सा वायरन स्ट्रगल सीज, अब ग्रीस ने वायरन के स्ट्रगल को देखा है। जो बायरन का स्ट्रगल जो सीज हुआ था उनकी मृत्यु के साथ, उसको ग्रीक ने देखा है। इसके बारे में, बायरन के बारे में बताया है जो कि
1800 इनकी मृत्यु हुई थी 1824 में। बायरन की मृत्यु हुई थी 1824 में। और ये जो सपोर्ट कर रहे थे ग्रीक रेवोल्यूशन को, जो कि तुर्की के विरुद्ध ग्रीक लोग कर रहे थे, उसका वो सपोर्ट कर रहे थे, उनमें इनकी मृत्यु हो गई थी 1824 में। वो बता रहे हैं क्या, एंड ग्रीस लॉन्ग सिंस, ग्रीक लोगों ने लंबे समय से स्ट्रगल किया था, उसमें बायरन भी स्टैंड अप थे उनके सपोर्ट में। सौ बायरन से स्ट्रगल सीज, उन्होंने स्ट्रगल करते हुए बायरन को देखा है, जो अब रुक गया है 1824 में, उनकी मृत्यु हो जाती है। बट लेकिन वन सच डेथ, तो एक महान क्षति थी गोथ और बायरन की, और इसी तरह की एक महान क्षति, ग्रेट लॉस जो है, रिमेन्ड टू कम, वो रह गई थी, वो अब आती है कब, 1850 में। द लास्ट पोएटिक वॉइस इज डम्प, जो आखिरी पोएटिक वॉइस है, आखिरी जो कवि की आवाज है, वो डम्ब हो जाती है, चुप हो जा रही है। कब, वी स्टैंड टू डे, आज 1850 में, अप्रैल 1850 में। वाई, वर्ड्सवर्थ टॉम, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो जाती है, और हम विलियम वर्ड्स की मृत्यु के डेड बॉडी के पास, टम के पास खड़े हुए हैं, उनको देख रहे हैं। तो ये तीन लोगों के बारे में, इन्हीं के बारे में आगे एक एक करके पढ़ेंगे अगले स्टेंजाज में। चलिए देखते हैं। इस स्टेंजा में, in this stanza, the poet is telling about Byron and his qualities, his features, traits, इन सारी चीज़ों के बारे में, बायरन के बारे में बताया है सब कुछ इस स्टेंजा में। तो बायरन किस तरह के पोइट थे, क्या किया उन्होंने, किसको सपोर्ट किया, इसके बारे में बताया है। चलिए देखते हैं। When Byron's eyes were shut in death, जब बायरन की आंखें बंद हो गईं मृत्यु से, शट इन डेथ, मृत्यु से बंद हो जाती हैं। बी बाउड, हमने सर झुकाया, आवर हेड, अपने सर झुकाए सम्मान में, एंड हेल्ड आवर ब्रीथ, और हमने हमारी सांसें रुक गई, हमें दुख की अनुभूति हुई, सांसें रुक गई हमारी, कि एक बहुत बड़ी क्षति हुई इस बात से। अगली लाइन में बताते हैं क्या किया। ही टॉट अस लिटिल, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा, जैसे कि बुद्धिमानी वाली बातें नहीं बताई, फिलोसफर जैसी बातें नहीं बताई, लेकिन बट आवर सोल हैड फेल्ट हिम लाइक द थंडर्स रोल, लेकिन उनमें जो ऊर्जा थी, शक्ति थी, थंडर की तरह, एक तूफान की, टेम्पचुअस, एक तूफानी ऊर्जा थी, एनर्जी थी, हर चीज को पलटने की, बदलने की, वो चीज उनकी, बायरन की, हम लोगों ने फील की। हैड फेल्ट, फील किया, महसूस किया, हिम, उनको, लाइक द थंडर्स रोल, जैसे कि वो तूफान, उनकी एनर्जी को तूफान की तरह अपने रगों में महसूस किया। विद शिवरिंग हार्ट, शिवरिंग, कांपते हुए हृदय से, द स्ट्राइफ वी सा, जो उन्होंने स्ट्राइफ किया था, संघर्ष किया था ग्रीक लोगों के सपोर्ट में, ग्रीक लोगों के सपोर्ट में, टर्की के विरुद्ध जो उन्होंने संघर्ष किया था, हमने उसको कांपते हुए हृदय से देखा। ऑफ पैशन बीट इटर्नल लॉ, और कौन सा, पैशन के साथ, एक टाइटेनिक पैशन के साथ, एक अत्यंत बहुत ही तीव्र ऊर्जा के साथ, जिसको कि बायरोनिक हीरो भी कहते हैं। एक इनका मैथ्यू आर्नोल्ड का एसे है, निबंध है, जिसका नाम है हैन, HEIN, हैन। इस निबंध में बायरन को इन्होंने, बायरन पे ही लिखा गया है, इनबॉर्न फोर्स एंड फायर कहा है, कि वो जन्मजात उनके अंदर फोर्स थी, फायर थी चीजों को बदलने की। ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक निबंध में लिखा है। तो उस तरह की फोर्स, फायर जैसी फोर्स इनके अंदर थी, उसको हमने महसूस किया। विद शिवरिंग हार्ट,
कांपते हुए हृदय से द स्ट्राइफ, उस स्ट्राइफ को देखा। कौन सी? जो ग्रीक लोगों के सपोर्ट में तुर्की के विरुद्ध उन्होंने की थी। विसा ऑफ पैशन, और वो ऊर्जा, पैशन देखी, फोर्स देखा। विद इटर्नल लॉ, इटर्नल लॉ का मतलब है जो ट्रेडिशनल लॉज थे समाज के द्वारा बनाए गए, उनके विरुद्ध उन्होंने जो संघर्ष किया उसको हमने देखा। एंड एक्ट, और फिर भी विद रिवेरेंशियल ऐप, रिवेरेंस मीन्स होता है सम्मान के साथ, सम्मान और भय के साथ। वी वाच्ड द फाउंट ऑफ फायरी लाइफ, सम्मान और भय के साथ हमने देखा। वी वाच्ड, हमने देखा। द फाउंट, ये फाउंट शब्द जो है स्रोत होता है, जैसे सोर्स, स्रोत, फाउंटेन जैसे जहां से निकलता है उद्गम, उसको देखा। फाउंट ऑफ फायरी लाइफ, जो फायरी लाइफ इनकी रही है, हर चीज के विरुद्ध खड़े होना, उस फायरी लाइफ का जो स्रोत है उसको हमने देखा। सर्व फॉर दैट टाइटेनिक स्ट्राइफ, जो स्रोत है जहां से ऊर्जा इनको मिलती थी, निकलती थी, उस स्रोत को देखा है। और हमने उस टाइटेनिक स्ट्राइफ को देखा है। टाइटेनिक स्ट्राइफ जो है, स्ट्राइफ संघर्ष, रिवोल्ट, जो उन्होंने तुर्की के विरुद्ध जर्मनी के लोगों ने की थी, उसमें ये शामिल थे। उसको हमने टाइटेनिक स्ट्राइफ, टाइटन एक टाइटन जिसको माना जाता है ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार कि यूरेनस और जी, मतलब जी मीन्स अर्थ, अर्थ, यूरेनस और पृथ्वी के जो, यूरेनस और पृथ्वी के जो बच्चे थे उनको टाइटेनिक कहते थे, और वो बड़े ही ऊर्जावान होते थे। और इन्होंने अपने माता पिता के विरुद्ध संघर्ष किया था और उसको जीता था, तो इसलिए टाइटेनिक एक अत्यंत ऊर्जाशाली व्यक्ति को कहा जाता है, इसीलिए इनको टाइटन कहा है। टाइटेनिक स्ट्राइफ कहा है जो जर्मनी की ग्रीक की जो टर्की के विरुद्ध की थी, टाइटेनिक स्ट्राइफ की तरह। और इनको एक और भी बायरोनिक हीरो कहा जाता है, बायरोनिक हीरो, जिसको कि बहुत ही अत्यंत ऊर्जाशाली हो, उसको बायरोनिक हीरो भी पोइट्री में कहा जाता है। बायरोनिक हीरो इन्होंने ही नाम दिया था। तो इसको उन्होंने देखा है और उन्होंने इस तरह से बहुत कुछ बदलने की कोशिश की है। तो ये है बायरन के बारे में। तो इनकी मृत्यु से एक बहुत बड़ी लॉस हुई है हमारे देश को, पोइट्री को, और बहुत सारे क्षेत्रों में। जो भी एक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में हम इंस्पिरेशन पाते हैं, वो इंस्पिरेशन अब शायद भविष्य में नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनकी तो मृत्यु हो गई है। अगला है, देखते हैं कौन है। ये स्टेंजा में तीसरा स्टेंजा है। इसमें देखेंगे कि किस तरह से गोथ के बारे में क्या क्या कहा है, क्या क्या विशेषता बताई है मैथ्यू अर्नोल्ड ने। जैसा कि इनका पूरा नाम था जोहान वोल्फगैंग वॉन गोथ, जो कि जर्मनी के फिलोसफर थे, पोइट भी थे। बता रहे हैं, व्हेन गोथ्स डेथ वाज टोल्ड, जब गोथ की मृत्यु हुई थी 1832 में, वी सैड, तो हमने कहा, दुनिया ने कहा, संक देन, डूब गया है। इन यूरोप्स सजेस्ट हेड सर, यूरोप का, पूरे यूरोप का सजेस्ट, सबसे बुद्धिमान सर जो है व्यक्ति डूब गया है, चला गया है। यूरोप का सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति चला गया है। फिजिशियन ऑफ द आयरन एज, जो कि फिजिशियन था। फिजिशियन जो डॉक्टर होता है, फिजिशियन जो मर्ज को देख के दवाई देता है, फिजिशियन वाला, उसी तरह से आयरन एज। आयरन एज कहा है इस युग को, वर्तमान युग जो विक्टोरियन एज है उसको आयरन एज कहा है। पोइट्री का, कविता का आयरन एज कहा है।
और मुख्य रूप से पोइट्री में इस तरह का डेफिनेशन जो होता है, जैसे कि गोल्डन एज, सिल्वर एज, आयरन एज और ब्रास एज, तो 4 होते हैं। कई जैसे कि थॉमस लव पीकॉक ने इस तरह का डिवीजन दिया था। तो आयरन एज तीसरा होता है, गोल्डन, सिल्वर और आयरन, और तीसरा होता है, चौथा होता है ब्रास एज। तो फिजिशियन ऑफ आयरन एज जो वर्तमान युग चल रहा है कविता का, वो आयरन एज है। तो उस आयरन एज के जो फिजिशियन थे, हालांकि आयरन एज का मतलब बहुत ही अव्यवस्था होना, उथल पुथल होना, तो ऐसे एज के वो फिजिशियन थे जहाँ पर बहुत कुछ ठीक नहीं था। और ये फिजिशियन थे क्योंकि, तो डॉक्टर थे एक तरह से। तो डॉक्टर क्या करता है, हर मरीज की दवा, जैसी मरीज होती है वैसी दवा देता है, उसको पता होता है कि कहाँ पे बीमारी है। तो उसी तरह से इन्होंने फिजिशियन की तरह काम किया, यूरोप के फिजिशियन की तरह काम किया। क्या किया? गोथ हैज डन हिज पिलग्रिमेज। गोथ ने क्या किया? पहले तो उन्होंने अपनी जो पिलग्रिमेज थी, जिंदगी की जो यात्रा थी, जिंदगी की जो तीर्थ यात्रा थी, उसको पूरा कर लिया और वो चले गए दुनिया से। पिलग्रिमेज मीन्स होता है तीर्थ यात्रा। तो अपनी जिंदगी पूरी की और वो चले जाते हैं। तो आगे इनकी विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं कि वो फिजिशियन किस तरह से थे। ही टुक द सफरिंग ह्यूमन रेस। उन्होंने सफरिंग, जो पीड़ित मानव जाति थी, ह्यूमन रेस थी, मानव जाति, उन्होंने उसको देखा। ही रीच रेड ईच बाउंड। उन्होंने इस मानव जाति के दिल में, हृदय में कहाँ पर क्या घाव हुआ है, उसकी बॉडी में कौन सा कहाँ पे घाव हुआ है, उसको देखा। और क्या किया? ईच वीकनेस क्लियर, और पता लगाया कि कौन सी इसमें वीकनेस है, कहाँ पे वीकनेस है। एंड स्ट्रक हिज फिंगर, और वो उंगली रख देते थे ऑन द प्लेस, उसी स्थान पे उन्होंने उंगली रख के बताया। एंड सेड, और कहा, द एलेस्ट हेयर, तुम्हें ये वाली बीमारी है। तो वर्तमान युग में, विक्टोरियन एज में, कौन कौन सी बुराइयां थी, वहां पे उन्होंने अपनी उंगली रखी, उन बुराइयों को दूर किया, कहने का मतलब है। एंड हेयर, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे बीमारी है, यहाँ पे बीमारी है, उन सारी बीमारियों को एक फिजिशियन के रूप में उन्होंने दूर किया। ही लुक्ड ऑन यूरोप्स डाइंग आवर। उन्होंने यूरोप के जो डाइंग आवर को देखा। डाइंग आवर क्या है? डिक्लाइनिंग पीरियड था। डिक्लाइनिंग पीरियड, जैसे कि यहाँ पे 2 चीजें थी, एक तो था फ्रेंच रेवोल्यूशन और दूसरा था जो नेपोलियन, राइज ऑफ नेपोलियन। तो यहाँ पर नेपोलियन का उदय हुआ था और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। तो उस चीज को उन्होंने देखा, डाइंग पावर, डाइंग आवर को देखा। डाइंग आवर जहाँ पे सारी मानव जाति त्राही त्राही कर रही थी, सब कुछ अस्त व्यस्त था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। ऑफ फिटफुल ड्रीम। अब देखिए, फिटफुल ड्रीम का मतलब ये है, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद एक ड्रीम था लोगों का कि भाई डेमोक्रेसी स्थापित होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे नेपोलियन का उदय हो गया। तो डेमोक्रेसी का जो सपना था वो अधूरा रह गया। एंड फीवरिश पावर, फीवरिश पावर जो है नेपोलियन के लिए यूज किया है उन्होंने। तो उस डाइंग आवर में उस फीवरिश पावर को देखा, नेपोलियन को देखा, उसके उदय को देखा, जो इसने उथल पुथल मचा दी, अपना अधिपत्य जमाना चाहा। हिज आइज, गोथ की, हिज आइज मतलब गोथ की आइज ने प्लंज्ड डाउन, देखा। तब बेल्टरिंग स्ट्राइफ, बेल्टरिंग स्ट्राइफ, स्ट्राइफ संघर्ष होता है, रिवोल्ट होता है, विद्रोह होता है। एक देश दूसरे देश को दबा रहा है, अधिग्रहण कर रहा है, युद्ध कर रहा है, उसको देखा। और तब क्या कहा? द टर्मोइल ऑफ एक्सपायरिंग लाइफ, टर्मोइल ऑफ एक्सपायरिंग लाइफ, एक्सपायरिंग लाइफ, जो लोग मर रहे थे उनकी टर्मोइल को देखा, उथल पुथल को देखा, जिनका जो आखिरी प्रयास कर रहे थे डेमोक्रेसी को बचाने के लिए,
प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए जो प्रयास कर रहे थे, उनके उस उथल पुथल को मरने को देखा, शहीद होने को देखा। और तब उन्होंने कहा, ही सेड, गौथ ने कहा, द एंड इज एवरीवेयर, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सब जगह बीमारी फैल गई है, सब जगह विनाश हो रहा है, हर जगह उथल पुथल है, सब कुछ नष्ट हो रहा है। तब उन्होंने एक और बात कही कविता के बारे में, आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, सब जगह ट्रीचरी, धोखेबाजी सब कर रहे हैं, एक देश दूसरे देश से उथल पुथल मचाए हुए हैं। उन्होंने कहा, आर्ट स्टिल हैज ट्रूथ, अगर कोई सच्चाई है जो जीवन को बचा सकती है, मानव जीवन को बचा सकती है, वो है आर्ट, कला, साहित्य, उसमें है, वो आपके जीवन को बचा सकती है। ब्यूटी ऑफ वर्शिप, टेक रिफ्यूज देयर, और इस साहित्य की शरण में मानव जाति को बचाने के लिए। एंड ही वॉज हैप्पी, और वो खुश था इस बात से। इफ टू नो, यदि यदि कहूँ कि जान रहे थे, काजेज ऑफ थिंग्स, चीज़ों को होने का, किसी भी चीज़ के होने का कारण क्या है, इसको वो जानकर वो खुश थे कि किस वजह से क्या हो रहा है। एंड फॉर बिलो हिज फीट टू सी द ल्यूरिड फ्लो, और ल्यूरिड फ्लो को उन्होंने देखा। ल्यूरिड फ्लो क्या है? एक जिंदगी की गंदी धारा जो बह रही थी, जिंदगी, मानव जाति की जो मानव जाति के जीवन की जो गंदी धारा बह रही थी, उसको उन्होंने अपने पैरों के तले देखा। मानवता पैरों के तले कुचली जा रही थी, उसको देखा। ऑफ टेरर, भय की, एंड इंसेंट डिस्ट्रेस, इंसेंट डिस्ट्रेस जैसे पागलपन की मुसीबतें, एक दूसरे को मारने की, पीटने की, ये सारी चल रही थी, उसको उन्होंने देखा। एंड हेडलॉन्ग फेट, हेडलॉन्ग फेट का मतलब जिसको इनएविटेबल रुइन, जिसको कि अब रोका नहीं जा सकता, उसको उन्होंने देखा। बी हैप्पीनेस, और उन्होंने कहा कि अब एक ही रास्ता है खुश रहने का, बचने का, कि अब कविता की शरण में आ जाओ, पोइट्री की शरण में आ जाओ, वही मानवता को बचा सकती है। तो इस तरह का इन्होंने एक विचार दिया था इस रिवोल्यूशन के दौरान। इस तरह के फिलोसफर जैसे विचार थे इनके। और ये जो लाइन है यहाँ पर, तो जैसे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बताया गया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, कि जो इस तरह के विचार जो हैं फिलोसफर जैसे, जो मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिए हैं, वो वर्जिल के जो है जॉर्जिक्स है वहाँ से लिए हैं, जहाँ पे वो फिलोसफर एक लुक्रेटियस है, इस तरह के विचार में डूबा हुआ है, सोचता है, लुक्रेटियस, वो यहाँ पर मैथ्यू अर्नोल्ड ने इसका यूज किया है। अगले स्टेंजा में चलते हैं, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में है, देखते हैं। ये कविता का ये जो पार्ट है, पैराग्राफ है, एक कविता का मुख्य पार्ट है जिसके लिए उन्होंने एक पोएम लिखी है। तो कविता का मुख्य पार्ट क्या है? इन्होंने जो पोएम पूरी लिखी है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए लिखी है। तो इस पैराग्राफ में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में ही बताया है, देखते हैं लाइन बाय लाइन। एंड वर्ड्सवर्थ, तीसरे जो हैं, अभी देख चुके हैं पीछे बायरन और गोथ के बारे में, तीसरे जो हैं वर्ड्सवर्थ। आह, पेल घोस्ट्स रिजॉइस, फॉर नेवर हैज सच सूथिंग वॉइस बीन टू योर shadowy world conveyed, since erst at morning some wandering sad heard the clear song of Orpheus come। कह रहे हैं कि
जो हेड्स है, जहाँ पे मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा जाती है, उस हेड्स के घोस्ट को संबोधित करते हुए कहते हैं। वहाँ जो घोस्ट रहते हैं जो आत्मा को ले जाते हैं, तो उन घोस्ट से कहते हैं, उन भूतों से कहते हैं, और बर्ड्स बर्थ के बारे में बता रहे हैं। आह पेल घोस्ट, पीले भूतों, रिजॉइस, तुम आनंद मनाओ, फॉर नेवर हैज सच सूथिंग वॉइस, क्योंकि इतनी मधुर आवाज वाला व्यक्ति, सुरीली आवाज वाला व्यक्ति, सूथिंग का मतलब जो दिल को सुकून पहुंचाए नम्रता से, ऐसी आवाज वाला व्यक्ति इससे पहले तुम्हारे साम्राज्य में कभी नहीं गया होगा। विन टू योर शैडोवी वर्ल्ड कन्वेड, शैडोवी वर्ल्ड जो निरस्ता वाला तुम्हारा राज्य है, साम्राज्य है, मृत्यु का साम्राज्य है तुम्हारा, उस साम्राज्य में इस तरह का व्यक्ति शायद कोई गया होगा इससे पहले। सिंस कब गया था, देखिए एक गया था, उसके बारे में और बताया है। सिंस अस्ट मतलब अर्लियर, एट मॉर्न सम वंडरिंग सैड हर्ड द क्लियर सॉन्ग ऑफ ऑर्फियस कम, एक व्यक्ति था जिसका नाम था ऑर्फियस, वो तुम्हारे साम्राज्य में इससे पहले आया था, जिसकी आवाज, जिसके गीत बहुत ही मधुर थे। वो ऐसा पहला व्यक्ति था जो तुम्हारे राज्य में हेड्स में आया था। वो क्या था, वो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एक लेजेंडरी कहानी है, थ्रेसियन कहानी है, जो कि एक म्यूजिशियन था ऑर्फियस। वो अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी पत्नी की मृत्यु को पत्नी की आत्मा को वापस लाने के लिए वो जाता है हेड्स में, और वो उसने प्लूटो को एक गीत गाया था, जो कि अंडरवर्ल्ड, ये मृत्यु की दुनिया का देवता होता है, उसको गीत सुनाया था अपनी पत्नी की आत्मा को वापस पाने के लिए। लेकिन जब वो पत्नी की आत्मा को उसने पा लिया प्लूटो से अपने गीत सुनाकर और वापस चल दिया, तो प्लूटो ने कहा था कि देखिए, जो हेड से निकलने से, हेड से जो है यहाँ का साम्राज्य, उससे बाहर निकलना मतलब पूरी तरह से बाहर चले जाओगे तभी पीछे देखना, उससे पहले पीछे मत देखना। लेकिन उसने बीच में ही पीछे देख लिया था और वो अपनी पत्नी की, वाइफ की आत्मा को वापस नहीं ले जा पाया। तो ये एक म्यूजिशियन था जिसने प्लूटो को गीत सुनाकर उसको अपने शर्त मनवा ली थी। लेकिन उसके बाद से शायद ही ऐसा मधुर आवाज वाला, मधुर ध्वनि वाला ये दूसरा व्यक्ति होगा जो तुम्हारे साम्राज्य में आया है, जिसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। थ्रू हाइट्स एंड द मोurnful ग्लूम, जहाँ ऐसे साम्राज्य जो अंडरवर्ल्ड, मृत्यु का साम्राज्य तुम्हारा, जहाँ पर निराशा ही निराशा छाई रहती है। वर्ड्सवर्थ हैज गॉन फ्रॉम अस, वर्ड्सवर्थ हम लोगों से दूर हो गया। एंड ई मीन्स यू, जो अंडरवर्ल्ड या जो मृत्यु लोक के प्राणियों, में हो सकता है ई फील हिज वॉइस एज भी, हो सकता है जैसी कि हम उसकी आवाज़ को सुनते थे, महसूस करते थे, शायद उस आवाज़ को आप सुन रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, इतनी मधुर आवाज़ को। He too upon a wintry climb had fallen on this iron time of doubts, disputes, distractions, fears. He too upon a wintry climb. Wintry climb का मतलब होता है जो ऐसा समय जो क्रूअल्टीज और हार्टेडनेस का टाइम होता है। आयरन टाइम का मतलब एज ऑफ मटेरियलिज्म, डिफिकल्ट टाइम, भौतिकवाद का समय, कठिन समय। तो ऐसे समय में वो तुम्हारे पास चला जाता है ऑन दिस आयरन टाइम। आयरन टाइम के बारे में और भी, जैसे कि यहाँ पे ऑफ डाउट्स,
आयरन टाइम का है जहाँ पे संदेह है लोगों के अंदर, डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, फियर है, भय है, डिस्ट्रैक्शंस है। ही फाउंड व्हेन द एज हैड बाउंड, ऐसे समय में उसने मुझे हम सबको पाया था और उससे उबारा था, लेकिन अब वह यहाँ से ऐसे समय में चला जाता है जहाँ पे इस तरह की सुख प्रदान करने वाला मन को कोई भी नहीं बच है। ऐसे समय में जहाँ पे मुझसे बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लोगों को अंदर क्रूअल्टीज भरी हुई हैं, निराशा भरी हुई है, उनसे निजात पाने का कोई तरीका नहीं है उनके पास। ऐसे समय में कुछ तुम दिलासा दिलाते थे, लोगों को खुश करते थे, और तुम चले गए हो, तो एक बहुत बड़ी हानि है। अगले पैराग्राफ में और भी कहा है, आगे इसी के आगे देखते हैं। He found us when the edge had bound our souls in this benumbing round. Our souls, हमारे मानव की आत्माएं, हमारी आत्माएं, in its benumbing round. benumbing round का मतलब है कि जो विक्टोरियन एज की जो आत्माएं हैं लोगों की, जो मटेरियलिज्म भौतिकवाद के से ढक गई हैं, मर गई हैं, आत्माएं मर गई हैं, बनावट ने उनकी जो मूल आत्मा है, अंतरात्मा है, उसको मार दिया है। प्यार है ही नहीं, सब मटेरियलिज्म भर गया है। ही स्पोक, उसने बोला था लोगों से, लोगों को क्या सिखाया, लोगों को क्या दिया, इसके बारे में बताया है। ही लूज्ड आवर हार्ट्स इन टीयर्स, उसने अपनी कविताओं से हृदय को खोला, हृदय की भावनाओं को जागृत किया और लोगों के अंदर दुख दर्द जगा। टीयर्स, लोगों की आंखों में आंसू आए, दूसरों के लिए समझा एक दूसरे को, उसकी कविताओं ने के द्वारा लोगों से उनका दिल की भावनाओं को बाहर निकाला। ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ, उसने हम सबको इतना पवित्र कर दिया जितना कि एक जन्म के समय बच्चा इनोसेंट होता है, इनोसेंट बेबी होता है, उस तरह से हमारे दिल को बना दिया, बुराइयों से दूर कर दिया, सिखाया उसने। ऑन द कूल फ्लावरी लेप ऑफ अर्थ, और हमको सुला दिया, छोटे बच्चे को सुला दिया कूल ठंडी फूलों की गोद में, पृथ्वी के फूलों की गोद में हमको सुला दिया सुकून से। स्माइल्स ब्रोक फ्रॉम अस, हमारे चेहरों से स्माइल्स आने लगी। एंड वी हैड एज, और हमारी जिंदगी आसान हो गई जो अभी तक परेशानियों से भरी थी। द हिल्स पर राउंड अस, हम फील करने लगे थे कि हम पहाड़ियां हमारे और हैं, हमारे और चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण है, उसको फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, जो अभी तक उस तरह का हृदय किसी ने खोला नहीं था। मुख्य रूप से यहाँ पे जो नेचर पोइट्री इन्होंने लिखी है उसके बारे में बताना चाह रहे हैं। एंड द ब्रीज, ब्रीज सुंदर सुहावनी हवा जो बहती है उसको महसूस किया हम लोगों ने, उसने बताया हमें और हमने उसको महसूस किया। बेंट ओवर द सनलिट फील्ड्स अगेन, हवा पहले भी चलती थी लेकिन वो चीज महसूस नहीं होती थी हम लोगों को, क्योंकि मटेरियलिज्म में डूबे हुए थे। बेंट ओवर द सनलिट फील्ड्स, सनलिट फील्ड्स अगेन, उन खेतों पर जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ती है, सनलाइट मतलब सूर्य की रोशनी से ढके हुए उन खेतों में हमने उस ब्रिज को, सुंदर ठंडी सुहावनी हवा को बहते हुए देखा, सुना, महसूस किया। आवर फॉरहेड्स, हमारे जो सर हैं, फेल्ट, दिमाग में, मस्तिष्क में हमने महसूस किया। द विंड एंड द रेन, उसको महसूस किया, हवा को महसूस किया, वर्षा को महसूस किया, उसका जो प्रेम है, मधुरता है, उसको महसूस किया। आवर यूथ रिटर्नेड, हमारी जो यूथ थी, हम विचारों से बूढ़े हो गए थे, वो वापस आ गई। फॉर देयर वाज शेड, पेड़ों के नीचे जो छाया नहीं थी अभी तक, वास्तव में जो छाया
वो महसूस नहीं करते थे, वो महसूस होने लगी। ऑफ ऑन स्पिरिट्स, जो लोग पहले मर गए थे, उनकी आत्माएं घूम रही थी, उनके ऊपर अब छाया को उन लोगों ने भी महसूस किया। दैट हैड लॉन्ग बीन डेड, पहले से मर चुके थे, उन्होंने भी उस छाया को महसूस किया जो तुमने सिखाया प्रकृति की नेचर पोइट्री के द्वारा। स्पिरिट्स ड्राइड अप एंड क्लोजली फर्ड, आत्माएं मुक्त हो गई। ड्राइड अप, अपने आप को उन्होंने सुखाया। एंड क्लोजली फर्ड द फ्रेशनेस ऑफ द अर्ली वर्ल्ड, फ्रेशनेस ऑफ द अर्ली वर्ल्ड, जो दुनिया है उसको उन्होंने महसूस किया, जाना। जो मृत हो गए थे उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया, रिवाइव अंडर द हीलिंग बाल्म ऑफ नेचर। उन्होंने पुनर्जीवन भी प्राप्त किया, रिवाइव किया, हीलिंग बाम के तरह। नेचर के जो हीलिंग, नेचर एक क्या है, बर्ड्स बर्थ के लिए हीलिंग बाम है, जो घाव को दूर करती है। उसने कभी नहीं सिखाया, लोगों ने सीखा, यहाँ तक कि जो मर चुके थे उनकी आत्माओं ने भी उसको महसूस किया, अपनी उस हीलिंग को महसूस किया। तो पूरी कविता में, इस पूरे पैराग्राफ में वर्ड्सवर्थ ने जो नेचर पोइट्री के थ्रू जो कुछ भी बताया कि प्रकृति को महसूस करिए, उसकी सुंदरता को देखिए, महसूस करिए, दिल से महसूस करिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड ने फिर से मेंशन की हैं कि उन्होंने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लोगों को क्या दिया। तो ये जो लॉस हुई है, ग्रेट लॉस हुई है, अब शायद उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा कोई, तो इसलिए वो विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु पर शोक मनाते हैं। अगले स्टेंजा में फिर से तीनों के बारे में बताया है, जैसा कि गॉथ, वायरन और वर्ड्सवर्थ कंपेयर किया है कि इतनी बड़ी लॉस हुई है, इसकी भरपाई कैसे हो सकती है। लिखा है, आह अरे, सिंस डार्क डेज स्टिल ब्रिंग टू लाइट। डार्क डेज, पीरियड ऑफ मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य का समय आ गया है, प्रकाश में आ गया है। मेंस प्रूडेंस, प्रूडेंस मीन्स होता है विजडम, जो हमारे लिए पहली लॉस हुई थी, गॉथ की हुई थी। बुद्धिमान जो थे, फिलोसफर थे, दार्शनिक थे, एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। मेंस प्रूडेंस, जो उसकी तो भरपाई कहीं ना कहीं हो जाएगी। एंड मेंस फायरी माइट, मेंस प्रूडेंस यूज किया है गॉथ के लिए, और मेंस फायरी माइट, फायरी माइट का मतलब है रिवोल्यूशनरी झील, जिसे टाइटैनिक पावर की तरह। तो जो प्रूडेंस है और फायरी माइट है, टाइम में रिस्टोर अस इन हिज कोर्स। तो ये जो दोनों व्यक्ति थे, गॉथ एक प्रूडेंस वाइज पर्सन, और फायरी माइट वाले जो वायरन थे, उनको तो रिस्टोर किया जा सकता है। मे रिस्टोर अस इन हिज कोर्स, समय के साथ हिलअप हो जाएगा, भर जाएगा, कोई न कोई बुद्धिमान व्यक्ति पैदा हो जाएगा, या ऊर्जावान व्यक्ति, टाइटैनिक वाला व्यक्ति हो सकता है, वो पैदा हो जाए भविष्य में समय के साथ। गोथ सेज माइंड, अगली लाइन में है, गोथ का जो है सेज माइंड, बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान दिमाग, एंड बायरन्स फोर्स, बायरन की जो फोर्स थी, शक्ति थी, उत्साह था। बट ये तो मिल सकता है, भविष्य में पैदा हो सकते हैं गोथ की तरह, बायरन की तरह। बट वेयर विल यूरोप्स लेटर, लेटर मतलब बाद वाला जो वर्ड्सवर्थ है, आवर अगेन फाइंड, लेटर आवर का मतलब यहाँ पे बाद का समय, अगेन फाइंड दोबारा से मिल पाएगा वर्ड्सवर्थ हीलिंग पावर। क्या वर्ड्सवर्थ की जो पूरी ऊपर की जो लाइनें बताई थी, जो जिनको कुल मिला के इसको हीलिंग पावर कहेंगे, क्या वो जो वर्ड्सवर्थ की हीलिंग पावर हमको मिल पाएगी, हीलिंग बाम हमको मिल पाएगी कभी? क्या वर्ड्सवर्थ की भरपाई कोई कर पाएगा?
अदर्स विल, हो सकता है बहुत सारे विद्वान आएंगे भविष्य में। अदर्स विल टीच अस हाउ टू डेयर, बहुत से लोग, बुद्धिमान लोग सिखाएंगे कि हमें कैसे साहसी बनना है। एंड अगेंस्ट फियर, और भय के सामने ब्रेस्ट टू स्टील, कैसे जीतना है, भय को कैसे काबू करना है, ये सिखाएंगे। अदर्स विल स्ट्रेंथन अस टू बियर, और हमें शक्तिशाली बनना सिखाएंगे कि मुसीबत में कैसे शक्तिशाली बनो या मुसीबतों को कैसे सामना करो, ये सिखाएंगे। बट हु, लेकिन कौन, हु विल मेक अस फील, लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने हमको फील कराया, प्रकृति को फील करना सिखाया, वो कौन कराएगा? क्या ऐसा कोई आ पाएगा? द क्लाउड ऑफ मॉर्टल डेस्टिनी, क्लाउड ऑफ मॉर्टल डेस्टिनी का मतलब है मृत्यु। क्लाउड मतलब बादल, मॉर्टल डेस्टिनी जो हमारे साथ जुड़ा है, मानवों के साथ जुड़ा है, वो है मृत्यु। जो मृत्यु का भय है, अदर्स विल फ्रंट इट फियरलेसली, इस बताएंगे कुछ लोग कि इसे निडर होकर सामना करो। बट हु लाइक हिम, लेकिन कौन ये बताएगा? विल पुट इट बाई, लेकिन यह कौन बताएगा? मृत्यु मेक अस ऑलटुगेदर फॉरगेट द प्रोस्पेक्ट ऑफ डेथ, मृत्यु के बारे में भूल ही जाओ, उसे याद ही मत करो। भुलाना कौन सिखाएगा? मृत्यु का सामना करना तो सब सिखाएंगे कि मृत्यु का सामना करो, लेकिन वर्ड्सवर्थ ने सिखाया कि मृत्यु को तो भूल जाओ तुम। ये बात कौन सिखाएगा भविष्य में? इसकी भरपाई कैसे होगी? इन आखिरी 4 लाइनों में कवि कहता है, एक नदी है जिसका नाम रोथा है, उससे कहता है, क्या कहता है देखते हैं। कीप फ्रेश द ग्रास, जो वर्ड्सवर्थ की कब्र की जो घास है उसको ताजा रखो। नदी से संबोधित, नदी को संबोधित करते हुए, एड्रेस करते हुए, द पोएट इज सेइंग कीप द ग्रास ऑन द ग्रेव ऑफ वर्ड्सवर्थ फ्रेश अपॉन हिज ग्रेव, जैसे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया है। ओ रोथा, अरे रोथा रिवर, विद दाई लिविंग वेव, तुम जीवन, तुम्हारी जो जीवंत धारा है, लिविंग वेव, द स्ट्रीम विच इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली, जो तुम्हारी बहती हुई, लगातार बहती हुई धारा है, उसको, उससे इस घास को जो उनकी कब्र पे है उसको हमेशा ताजा रखना। सिंग हिम द बेस्ट, और तुम अपना सबसे मधुर गीत, द बेस्ट सॉन्ग ऑफ यू वुड सिंग, सिंग कंटिन्यूअसली, हमेशा वर्ड्सवर्थ के लिए गाते रहना। तुम हे नदी, तुम अपना सबसे मधुर गीत वर्ड्सवर्थ के लिए गाती रहना। फॉर फ्यू आर नॉन हर्स दाई वॉइस राइट, नाउ ही इज गॉन, क्योंकि इस मधुर गीत को सुनने वाला, नदी के मधुर गीत को सुनने वाला शायद कोई नहीं होगा उसके सिवा, जो अब चला गया। इस नदी के मधुर गीत को, मधुरता को सुनने वाला, महसूस करने वाला वर्ड्सवर्थ ही था, वो चला गया। उसके लिए तुम हमेशा इसकी कब्र पे गीत गाते रहना। इन्हीं लाइनों के साथ ये पोइम फिनिश होती है, समाप्त होती है। अगली पोइम में मैथ्यू आर्नोल्ड की अगली पोइम में फिर से एक नई पोइम के साथ और नए आइडियाज के साथ फिर से होंगे उपस्थित आपके लिए। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।